गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्ज़ाम, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लगातार वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा। प्रतिदिन इसके 1 या 2-3 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पहला टॉपिक इसका। चलिए आज हम स्टडी करते हैं। पहला जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कह रहा है कि वास्को डी गामा, ठीक है, वो गुजराती जो फिलोसोफर थे, पथ प्रदर्शक थे, अहमद इब्न मजीद, ठीक है, उनकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, भारत का जो वेस्टर्न तट था, कोस्ट था, उस पर स्थित एक बंदरगाह था, कालीकट पोर्ट था, वहाँ पर 20 मई 1498 को पहुँचा। ठीक है, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद, उनकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। जब कालीकट वो पहुंचा, बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पहुंच करके उसने क्या किया, एक नया समुद्री मार्ग, समुद्री रास्ते का क्या किया, खोज किया। कालीकट के तत्कालीन शासक, उस समय कालीकट के जो शासक थे, जो रूलर थे, उनका नाम था जमोरीन। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। कालीकट के जो तत्कालीन शासक थे जमोरीन, उन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। वास्को डी गामा ने के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। कह रहा है कि जब वास्को डी गामा भारत आ गए तो भारत और पुर्तगीज, इंडियन और पुर्तगीज, माने भारत और पुर्तगालियों के बीच व्यापार के क्षेत्र में एक नया एरा का शुरुआत हुआ, एक नए युग का शुरुआत हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से, ब्लैक पेपर, गोल मिर्च, काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। वास्को डी गामा काली मिर्च का व्यापार करके 60 गुना अधिक प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया, जिससे दूसरे भी जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको भी इनकरेजमेंट मिला, वो भी इंस्पायर्ड हुए कि अरे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, चलो भारत की तरफ। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसरॉय एवं गवर्नर बनकर आया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसरॉय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। कह रहा है कि व्यापारिक हितों के, मतलब बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, उसके दृष्टिकोण से हिंद महासागर में अपना जो मालिकाना, अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस
इस्टेब्लिश करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल की नीति का क्या किया? प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बकुर्क, अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बकुर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद कौन है? अल्फांसो द अल्बकुर्क, ये 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आए और उन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो तत्कालीन शासक थे उस समय यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा छीन लिया और अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो द अल्बकुर्क, इनको पुर्तगीज जो पावर है उनका असली फाउंडर, वास्तविक संस्थापक, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो द अल्बकुर्क। अल्बकुर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। कह रहा है कि अल्बकुर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया का जो महत्वपूर्ण मंडी था मलक्का बाजार, 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के किनारे मुहाने पर स्थित हरमुज पर अकली अधिकार कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। अल्बकुर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। अल्बकुर्क के बाद जो प्रमुख गवर्नर आए वो थे नीनो डी कुन्हा। यह 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। कह रहा है कि पुर्तगाली यात्री जो थे वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। अब मूलतः जो इटली निवासी और स्पेन द्वारा जो फाइनेंस किया हुआ वित्त पोषित यात्री से कोलंबस, उसने अमेरिका का खोज किया। फिर ब्रिटेन के जो कैप्टन कुक थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। हॉलैंड के जो तस्मान थे उन्होंने तस्मानिया की खोज की, न्यूजीलैंड का खोज किया। इस तरह से अलग अलग जो यात्रा करने वाले लोग थे वो अलग अलग स्थानों का क्या किए? खोज किए। पुर्तगालियों में भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बकुर्क, उसमें वो गवर्नर नहीं थे, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। भारत में जो पहला किला, यूरोपीय किला दुर्ग, उसका निर्माण अल्फांसो द अल्बकुर्क ने कराया था। ठीक है, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। अंजी द्वीप एवं कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। अंजी द्वीप और कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण जो था वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से जो बिजनेस रिलेशंस इस्टेब्लिश करने वाले थे वो कौन थे? पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्रम है। सबसे पहले पुर्तगीज भारत आए, तब आए डच, तब आए अंग्रेज, तब आए डेनमार्क के, तब फ्रांस के लोग आए भारत में। तो यूरोप के जो अलग अलग जो कंपनियों का जो आगमन हुआ तो सबसे पहले पुर्तगीज ही आए भारत में। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है
पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। सबसे पहले भारत में जो आए वो कौन आए? पुर्तगीज आए, पुर्तगाली 1498 में, वही वास्को डी गामा जो आए, और सबसे अंत में 1961 में वो वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वसालो और सिल्वा, ये 1958 से 1961 ईस्वी में थे। वर्ष 1961 में गोवा के जो पुर्तगाली गवर्नर थे उनका नाम था जनरल मैनुएल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, बहुत बड़ा नाम था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, भारत की जब आज़ादी प्राप्ति के दौरान, गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बोस्सा था। तो भारत आज़ादी का समय था, उस समय गोवा का गवर्नर जनरल कौन थे? जोसेफ फेरेरा बोस्सा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कह रहा है कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र बनाए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन में पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री क्या किया? स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। कह रहा है कि 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की क्या की? अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली जो थे वो हुगली को इस तरह से इस्तेमाल करते थे, समुद्री लूटपाट का केंद्र, समुद्री लूटपाट करने में अड्डा का जगह के रूप में इस्तेमाल करते थे हुगली का। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां जो थे उन्होंने हुगली में पुर्तगाली बस्ती जो था उसको पूरा तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया, कैदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सूतनौती, कलकत्ता का एक जगह है, उसको चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। कॉलोनियल शासन, उपनिवेश, कॉलोनियल गवर्नमेंट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों, मर्चेंट एडवेंचरर्स, ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर देखें सूत्रपात, मतलब कहाँ से इसका फॉर्मेशन का आइडिया आया, तो 1599 में ही हुआ जब लंदन के कुछ व्यापारी, जो साहसी व्यापारी थे, उन्होंने एक समूह का, ग्रुप का गठन किया और 30,133 पाउंड पूंजी के साथ बोला कि हम लोग ईस्ट इंडीज़ व्यापार के लिए ब्रिटिश क्राउन के सामने क्या रखा? आवेदन पेश किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिली। जैसे ब्रिटिश क्राउन में पेश तो किया मगर स्वीकृति नहीं मिला।
तथापि उसके बाद अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए, फिर इकट्ठा हुए, और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। फिर अगले साल ये लोग फिर इकट्ठा हुए, और इस बार जो ब्रिटिश क्राउन का पहले से सहमति ले लिए थे और ईस्ट इंडीज अभियान के लिए, कैंपेन के लिए जहाज और अन्य भी साजो सामान सब खरीदना शुरू कर दिए थे। और इन लोग का जो पूंजी जो 30,133 पाउंड था, जो सब व्यापारी सब इकट्ठा करके किए थे मर्चेंट एडवेंचरर्स, अब इन्होंने अपनी पूंजी को बढ़ा करके 68,373 पाउंड कर लिया था। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से क्या हुआ, गठन हुआ। कह रहा 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश की जो महारानी क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस तरह के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनको प्रदान किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का इस तरह से आधिकारिक रूप से क्या हो गया, गठन हो गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। 1556 से 1605 ये अकबर का काल था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से जमीन से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग माने जमीन वाला रास्ता से भारत में व्यापार करने का क्या प्राप्त हुआ था, अधिकार प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना फैक्ट्री को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 1613 ईस्वी में सूरत में जो स्थापित जो फैक्ट्री था वो अंग्रेज का पहला अस्थायी कारखाना था। ऐसे अस्थायी में आएगा 1611 में, अस्थायी में मसूलीपट्टनम में खोला गया था, लेकिन अस्थायी परमानेंट अगर फैक्ट्री खोला गया तो 1613 ईस्वी में सूरत में खोला गया, और उससे पहले 1611 में खोला गया था मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, लेकिन वो टेम्पोररी फैक्ट्री था। परमानेंट फैक्ट्री जो था वो 1613 में खोला गया। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सूरत में जो डच ने अपना फैक्ट्री 1616 में इस्टेब्लिश किया और फ्रांसीसियों ने 1668 में इस्टेब्लिश किया, और अंग्रेज़ों ने 1613 में। सब लोगों ने सूरत में अपना कारखाना क्या क्या इस्टेब्लिश किया था। अंग्रेज ने 1613 में, डच ने 1616 में, और फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया था। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने पुर्तगालियों को स्वाली के जगह पर क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट थे, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई जो है वो उपहार के रूप में मिल गया, उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। क्या कह रहा है एक बार फिर से देखिए। 1661 ईस्वी में जो इंग्लैंड के सम्राट थे, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया। तो होने पर उनको बम्बई
जो आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वो उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक लीज में दे दिया, एनुअल किराया रेंट पे दे दिया, क्योंकि उनको गिफ्ट में मिला था बम्बई, उसको उन्होंने रेंट में लगा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। ठीक है, बम्बई के जो अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड, उन्होंने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट, जो वेस्टर्न कोस्टल तट थे, उनके मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। जो लोग मक्का जा रहे थे वैसे हज यात्रियों को उन्होंने कैदी बनाने का क्या किया, प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। उसके बाद औरंगजेब ने भारत से क्या बोला, निकाल भगाने का आदेश दे दिया। जॉन चाइल्ड हटा देने का, निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, उसका विस्तार मात्र था। ग्रीक सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेंट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का क्या था, तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो चल रहा था उसके समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को क्या किया, पराजित किया, हरा दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सापेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सला सापेल 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का क्या हो गया, युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को क्या हो गया, पुनः प्राप्त हो गया, अंग्रेज को फिर से मिल गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के क्या बने, मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर, भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के इंटरफेयर किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की क्या रखी, नींव रखी डुप्ले ने। लुई 14 के मंत्री कार्ल वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलिस कहा गया। जैसे कंपनी का नाम क्या रखा गया, देश इंदेस ओरिएंटलिस। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांस ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में 1668 में खोला, जबकि अंग्रेज ने कब खोला था, 1613 ईस्वी में, और डच ने खोला था 1616 ईस्वी में। तीनों कारखाना सूरत में इस्टेब्लिश किया गया था। अंग्रेज के द्वारा किया गया था 1613 में, डच के द्वारा किया गया था 1616 में और फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में। वही लिखा है 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैरकाड़ा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई।
इसके कुछ रुको ना जी एक मिनट, इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। मैंने सारा चौपट रुक जा। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। डचों में बंगाल की पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई और इसके कुछ दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से शुरू कब हुआ? 1653 ईस्वी में, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते थे। चिनसूरा का जो डच किला था उसका नाम था गुस्ताउस फोर्ट। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को हमेशा सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु ओपियम का प्रोडक्शन, अफीम का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। यूरोपीय जो शक्ति था इंडिया में कैसे कैसे आए, तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर आए डच, तब अंग्रेज और तब डेन, तब फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगीज ही आए। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये पहला टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए कि मैं जो है पूरा और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ। अगला वीडियो जो है हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के करेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें हैं, इससे रिलेटेड उसका वीडियो मैं अगला वीडियो जल्द ही बनाऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।